कबीर और राधा दोनों पूरी तरह से स्तब्ध हैं। इन्फॉर्मर की बात सुनने के बाद और विनय की एक्साइटमेंट देखकर यह साफ पता चल रहा है कि हो न हो जिस शख्स पर शक की सुई घूमी वो है सादिक। वही सादिक जिसके दादा ने कबीर और न जाने कितनों की जिंदगी बदल दी थी। वही सादिक जिसकी दुकान पर पहली बार राधा और कबीर मिले थे। ये सारी बातें कबीर और राधा के जहन में चल रही थी और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर क्यों। कैफे से निकलने के बाद तीनों को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर वो क्या करें। और तब राधा गुस्से में कहती है, चलो चलो सादिक के पास, उस कमीने से मैं खुद ये बात पूछना चाहती हूं। जिस पर कबीर जवाब देता है, राधा हमारे पास अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन है और अगर अभी हमने सिर्फ शक होने पर सादिक से जाकर कुछ कह दिया तो वो सतर्क हो जाएगा और सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। ये सुनकर विनय कबीर की बात पर हामी भरते हुए कहता है, तुम सही कह रहे हो कबीर, पर हमें किसी न किसी तरीके से सादिक के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने ही होंगे और वो भी जल्द से जल्द, वरना शायद किसी और मासूम की जिंदगी खतरे में हो सकती है। विनय की इस बात से कबीर और राधा दोनों सहमत थे और तब कबीर उन्हें वहां से लेकर अपने एक दोस्त के पास जाता है जो पुलिस की साइबर सेल में नौकरी करता है। कबीर किसी तरह अपने दोस्त को कॉन्फिडेंस में लेकर सादिक का फोन सर्वेलेंस पर डलवा देता है और साथ ही सीनियर इंस्पेक्टर सुधाकर को ये सारी बात बताकर उन्हें भी कॉन्फिडेंस में ले लेता है। राधा अभी भी शॉक में है और उसे अभी भी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि सादिक ये काम कर सकता है। मैं बचपन से सादिक को जानती हूं और शायद रहीम चाचा की वजह से उसे हमेशा से अपना सा माना था मैंने, पर आज उसकी असलियत जानकर अब किसी के भी ऊपर विश्वास करने का मन ही नहीं करता। ये सुनकर कबीर राधा से कहता है, मैं समझ सकता हूं राधा, पर ऐसे भी हो सकता है कि शायद उसकी कोई मजबूरी हो या उसे ये काम करवाया जा रहा हो। ये सुनकर राधा कहती है, नहीं कबीर, सादिक ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है। बचपन से उसे इस गरीबी और मुफलिसी की जिंदगी से नफरत थी और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था, पर हां, पैसे की भूख उसे इतना नीचे गिरा देगी ये मैंने नहीं सोचा था। तभी वहां खड़ा कबीर विनय से कहता है, मैं पिछले 5 साल से ऐसे कई लोगों को देख चुका हूं जो गरीबी और तंगी की हालत में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, पर सबसे भयानक होता है इस मुफलिसी में अपने जमीर को मार कर कुछ ऐसा कर जाना जो एक इंसान को हैवान बना देता है। ये सुनकर कबीर कहता है, सादिक या उस जैसा कोई भी अगर गरीबी या भूखमरी का शिकार होता है तो जरूरी नहीं है कि वो पैसा कमाने के लिए कोई गलत रास्ता अपनाए। इस बात से शायद राधा और विनय दोनों ही सहमत होते हैं और हामी भरते हैं और तीनों कबीर के घर आ जाते हैं। राधा को इतना उदास देखकर कबीर उसके पास आता है और उसे हग करता है। ये देखकर विनय थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और अपना मुंह फेर लेता है। राधा विनय को देखती है और कबीर से दूर हटने की कोशिश करती है, पर कबीर को कुछ समझ नहीं आता और इस बार वो थोड़ा झल्ला कर राधा का हाथ पकड़कर उसे कोने में ले जाता है और उससे कहता है, तुमने मुझे जाने के लिए कहा, मैं चला गया। उसके बाद तुम मुझसे मदद मांगने के लिए आई, मैं उसमें जो बन पड़ा वो कर रहा हूं। तुम जानती हो ना दैट आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, और मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं तुम भी मुझे चाहती हो, तो ये सब क्या है? ये सुनकर राधा कहती है, प्रॉब्लम यही है कबीर कि इट्स ऑल अबाउट यू, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम मदद कर रहे हो, तुम्हें बुरा लग रहा है। मैं क्या फील कर रही हूं, मैं किस स्टेट ऑफ माइंड में हूं, वो तुम जानना ही नहीं चाहते। कबीर 2 मिनट के लिए सोचता है और फिर कहता है, मैं जानता हूं तुम क्या कह रही हो, और ये विनय, यही रीजन है ना
तुम्हारी इस बेरुखी का सब समझ रहा हूं मैं। अब की बार राधा कबीर को देखकर हंसती है और उसकी हंसी में कबीर के लिए गुस्सा भी है और एक हद तक शायद दया भी, क्योंकि कबीर शायद अपने ईगो में वाकई राधा की मनोस्थिति को समझना नहीं चाह रहा है। शायद इसीलिए प्यार लोगों को और उनके बीच के रिश्तों को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, और शायद इस पूरी भसाड़ के बीच राधा और कबीर के रिश्ते में भी ये कॉम्प्लिकेशन साफ नजर आ रही थी। जैसे ही राधा वहां से जाने लगती है, कबीर उसको रोक लेता है और उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है। कहां जा रही हो राधा? मेरी बात खत्म नहीं हुई है। राधा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है और कबीर से हाथ छुड़ाने की कोशिश भी करती है, पर कबीर ने उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ा होता है। कबीर, मुझे लग रही है, छोड़ो मेरा हाथ। राधा की आवाज सुनकर वहां विनय आ जाता है और कबीर से कहता है, कबीर प्लीज लीव हर, जाने दो उसे, यू आर हर्टिंग हर। कबीर, अब कबीर को वाकई जोर से गुस्सा आता है और वो राधा को छोड़ विनय की तरफ बढ़ता है। तू आखिर है कौन तू? जब से तू आया है सब कुछ खराब हो चुका है। ये कहते हुए कबीर विनय को थोड़ा पुश करता है, पर विनय कुछ नहीं कहता, और जैसे ही कबीर दूसरी बार फिर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, विनय इस बार उसका हाथ पकड़ लेता है। कबीर विनय की आंखों में देखता है और फिर अपनी आंखें नीचे कर दोनों से माफी मांगता है। सॉरी गाइस, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। विनय राधा के पास जाता है और राधा अब कबीर के सामने विनय को हग करती है, और तभी कबीर के घर का फोन बजता है। कबीर फोन उठाता है। हेलो? हाँ, ओके। कबीर फोन रखता है और बोलता है, सादिक की लोकेशन ट्रेस हो गई है। वो एक ओमनी वैन लेकर डॉकयार्ड की तरफ बढ़ रहा है, हमें भी चलना चाहिए। कबीर, राधा और विनय तीनों अब कबीर के घर से निकलकर डॉकयार्ड की तरफ बढ़ते हैं, और डॉकयार्ड के पास एक बहुत सुनसान सी जगह पर वो लोग उस वैन को आखिर ढूंढ ही लेते हैं। उस जगह पर पहुंचकर विनय कहता है, ये तो जॉनसन चैम्बर्स है। ये बिल्डिंग सालों से बंद पड़ी है और यहां पहले भी पुलिस कई बार छापा मार चुकी है। तीनों वहां उस बिल्डिंग के बाहर वैन पर नजर गड़ाए इंतजार करते हैं। दिन ढल चुका है और रात के अंधेरे में वो जगह थोड़ी और सुनसान सी लगती है। 1 घंटा वेट करने के बाद सादिक बिल्डिंग से बाहर निकलता है और उसके साथ उन्हें एक लड़की भी दिखाई देती है। विनय और राधा उस लड़की को पहचान जाते हैं। राधा, ये तो वही बच्ची है ना? विनय कहता है, और ये सुनकर राधा कहती है, पर अब हम क्या करें? ये तो इस बच्ची को कहीं ले जा रहा है। दोनों की बात सुनकर कबीर कहता है, अब हमें ही इसे रोकना होगा। कबीर और विनय पीछे से सादिक की तरफ बढ़ते हैं और उसके पास पहुंचकर कबीर सादिक को पुकारता है। सादिक! कबीर को विनय के साथ देखकर सादिक चौंक जाता है और हकलाते ही कहता है, कबीर भाई, आप यहां क्या कर रहे हो? कबीर उसकी तरफ बढ़कर उसे जोर से एक तमाचा मारता है और कहता है, तेरे जैसा हरामी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तेरे दादा ने कितनों को उस गटर से निकाला है और तू। इतना कहकर कबीर और विनय दोनों सादिक का हाथ पकड़कर उसे वैन में बिठा लेते हैं और पीछे से राधा उस बच्ची को संभालती है जो नशे की हालत में अपनी सुध बुद्ध खोए हुए किसी ज़ॉम्बी की तरह हो चुकी है। सादिक के चिल्लाने पर बिल्डिंग में कुछ हलचल होती दिखती है, जिससे कबीर और विनय दोनों का ध्यान भटक जाता है और तभी खरा मौका देख सादिक वहां से भागता है। कबीर और विनय उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर सादिक उन्हें गाली देकर निकल जाता है। राधा कबीर से पूछती है, कबीर, तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? कबीर कुछ नहीं कहता और उसकी चुप्पी देख राधा अब उसे और सुनाती है, आखिर तुम्हें हीरो बनने का इतना शौक क्यों है कबीर? एक मौका था उस कमीने को पकड़ने का और तुम्हारी वजह से वो भी चला गया। ये सुनकर विनय राधा को समझाने की कोशिश करता है
कि गलती कबीर की नहीं है, पर राधा का गुस्सा देख कबीर विनय को राधा और बच्ची को ले जाने के लिए कहता है और वहां से निकल जाता है। पर राधा अब आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। वो विनय के साथ बच्ची को एनजीओ को सौंपकर सादिक के एक दोस्त के पास जाती है और उसे पूरी बात बताती है। वो दोस्त उन्हें बताता है कि सादिक जब भी किसी प्रॉब्लम में होता है वो कुलाबा की मुकेश मिल्स में जाकर छुप जाता है। राधा और विनय अब सादिक को ढूंढने मुकेश मिल्स पहुंच जाते हैं और किस्मत से उन्हें वहां सादिक मिल भी जाता है। पर फर्क सिर्फ इतना होता है कि इस बार वो वहां अकेला नहीं होता, उसके साथ पूरी गैंग भी होती है। अब राधा और विनय दोनों की जान खतरे में होती है। राधा और विनय दोनों को सादिक अपने कब्जे में लेकर कहता है, साली रंडी कुतिया, बहुत खुजली है ना तुझे। उस दिन जब तुम दोनों आए थे तभी मुझे तुम दोनों का इंतजाम कर देना चाहिए था। तुम दोनों ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कराया है, अब इसका हर्जाना किसी को तो भरना ही पड़ेगा। ये सुनकर राधा सादिक को कहती है, सादिक तू जैसे कीड़े को तो पैदा होते ही मसल देना चाहिए था। मैं तुझे क्या समझती थी और तू क्या निकला। रंडियां तो अपने जिस्म का सौदा करती हैं सादिक, पर तुझ जैसे का बस चले तो अपनी मां को भी बेच खाए। ये सुनकर सादिक जोर से राधा को मारता है और तब विनय सादिक की तरफ बढ़ता है और तभी सादिक की पिस्तौल से निकल गोली विनय के सिर के आर पार हो जाती है। ये देखकर राधा जोर से चीखती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसकी सांस अटक जाती है। विनय का तड़पता शरीर धीरे धीरे मौत की आगोश में समा जाता है और राधा ये सब देखती है। और तब सादिक राधा से कहता है, अब बारी राधा की होती है। पर जैसे ही सादिक राधा को मारने वाला होता है वहां कबीर पुलिस के साथ पहुंच जाता है। गैंग और पुलिस के बीच क्रॉस फायरिंग होती है। धीरे धीरे एक एक करके गैंग के लोग मारे जाते हैं और इधर सादिक को भी गोली लग जाती है। सादिक घायल हालत में है और पुलिस उसे अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। और तब सादिक कबीर और राधा को एक बात बताता है, साहब जिस दिन आप मेरी दुकान पे आए थे मैं आपको पहचान गया था, पर आप मुझे भी नहीं जानते थे और बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते। ये सुनकर कबीर उससे पूछता है, तू क्या कहना चाहता है सादिक? साहब क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपकी मां कहां है? क्या हुआ आपकी मां का? मैं बताता हूं साहब, ये लड़कियों का धंधा दुबई से चलता है और इसकी पूरी मास्टर माइंड आपकी मां है साहब। आपकी मां, जिस गटर से आप सालों पहले निकल गए थे वही उस नरक में, उस कामाठीपुरा में नाबालिग लड़कियों को लाना और फिर उन्हें ड्रग्स की लत लगा के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करने का धंधा तुम्हारी मां ही करती है साहब। अब उखाड़ जो उखाड़ना है कबीर, क्योंकि तू कामाठीपुरा से कितना भी दूर चला जा पर तेरी हकीकत, तेरा पीछा किसी साए की तरह कभी नहीं छोड़ेगी कबीर, कभी नहीं। पुलिस सादिक को वहां से ले जाती है और कबीर ये सुनकर राधा की तरफ देखता है और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, पर राधा कबीर को घूरती हुई और रोती हुई वहां से चली जाती है। एम्बुलेंस में विनय के मृत शरीर को ले जाया जाता है और इन सब के बीच खड़ा कबीर अपनी किस्मत को कोसता हुआ जोर से चिल्लाता है,